हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो तुम लोग। आई एम योर टीचर कृतिका राठौर और आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं तुम लोगों को स्टार्ट कराने वाली हूँ क्लास 7 साइंस चैप्टर नंबर 3 हीट। ओके, तो पहले बच्चा अपन देख लेते हैं कि इस चैप्टर में अपन पढ़ने के वाले हैं। अच्छा, एक और चीज़, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताने वाली हूँ मैं तुम लोगों को। इस चैप्टर में ना हम बहुत सारी इमेजेस कवर करेंगे, ठीक है, जिससे तुम्हें ये कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा और हीट चैप्टर तुम्हें टफ नहीं लगेगा इस वीडियो को देखने के बाद, ठीक है, ये मैं तुम्हें एश्योर कर सकती हूँ। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं कंटेंट्स। तो कंटेंट्स में व्हाट इज टेम्परेचर, भैया टेम्परेचर क्या होता है, फिर थर्मामीटर क्या होता है और इसके क्या क्या टाइप्स होते हैं। तो दो टाइप के थर्मामीटर होते हैं, एक होता है अपना क्लिनिकल थर्मामीटर एंड लेबोरेटरी थर्मामीटर। फिर हम पढ़ेंगे हाउ टू रीड अ थर्मामीटर, थर्मामीटर को कैसे रीड किया जाता है। देन हम पढ़ेंगे प्रिकॉशंस वेल यूजिंग थर्मामीटर्स, जब भी हम थर्मामीटर्स यूज़ करते हैं तो हमें क्या क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए। देन हीट ट्रांसफ़र किन किन मीडियम के थ्रू हो सकती है, तो कंडक्शन के थ्रू हो सकती है, कन्वेक्शन के थ्रू हो सकती है, रेडिएशन के थ्रू हो सकती है, इसको भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। देन सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, इस पर क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। देन क्लोथ्स वी वियर इन समर एंड विंटर, इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे कि हम समर में किस तरीके के क्लोथ्स हमें पहनना चाहिए और विंटर में हमें किस तरीके के क्लोथ्स पहनना प्रेफर करना चाहिए। देन हम लगाएंगे प्रैक्टिस क्वेश्चन जो कि 1 मार्क के होंगे और तुम लोग कॉमेंट सेक्शन में मुझे बताओगे कि तुम लोगों ने कितना स्कोर किया, राइट। तो चलो यार, विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्ट दिस अमेजिंग चैप्टर, ठीक है। तो बेटा हीट क्या होता है, अपने हाथ को ऐसे रब कर लो, पता चल जाएगा हीट क्या होता है। हीट इज़ द सेंसेशन ऑफ वार्मथ, ठीक है। हमें जो भी चीज़ गरम गरम फील होती है, वो जो सेंसेशन होता है ना बेटा गर्माहट वाला, उसको अपन बोलते हैं हीट। देन बात करते हैं व्हाट इज़ टेम्परेचर। तो टेम्परेचर मतलब बेटा कोई चीज़ किस हद तक, किस एक्सटेंट तक ठंडी है, कोल्ड है या तो गर्म है, हॉट है, ठीक है। तो द डिग्री ऑफ, डिग्री मतलब एक्सटेंट, किस हद तक। सो द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस इज टर्म्ड एज टेम्परेचर और टेम्परेचर को हम जिस डिवाइस से मेज़र करते हैं उसको बोला जाता है थर्मामीटर। आया समझ में। सो टेम्परेचर इज द मेजर ऑफ द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ सब्सटेंस, ठीक है। तो हमें टेम्परेचर क्या बताता है बेटा कि कोई ऑब्जेक्ट कितना हॉट है या फिर कितना कोल्ड है। देन यूनिट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर की बेटा बहुत सी यूनिट्स होती है, एक तो होती है डिग्री सेल्सियस, एक होती है केल्विन और स्टैंडर्ड यूनिट होती है बेटा टेम्परेचर की केल्विन, एक फ़ारेनहाइट भी होती है। और स्टैंडर्ड क्या होती है, मतलब टेम्परेचर को अपन 3-3 यूनिट्स में मेज़र कर सकते हैं। जैसे डिस्टेंस को अपन मीटर में भी कर सकते हैं, किलोमीटर में भी कर सकते हैं, ठीक है, सेंटीमीटर में भी कर सकते हैं। उसी तरीके से टेम्परेचर की यूनिट्स होती हैं डिग्री सेल्सियस, केल्विन, फ़ारेनहाइट और जो स्टैंडर्ड यूनिट होती है वो होती है केल्विन। आइए समझ में। देन थर्मामीटर क्या होता है। सो थर्मामीटर इज़ अ डिवाइस दैट इज़ यूज टू मेजर टेम्परेचर। देन थर्मामीटर के अपन टाइप्स देख लेते हैं। तो बेटा थर्मामीटर दो टाइप के होते हैं, एक होता है क्लिनिकल थर्मामीटर, एक होता है लेबोरेटरी थर्मामीटर। क्लिनिकल थर्मामीटर क्या होता है, उससे पहले ना बच्चा मैं तुमको एक चीज़ अच्छे से समझा देती हूँ कि थर्मामीटर का बेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, थर्मामीटर कैसा दिखता है। तो बेटा ये जो बाहर तुम्हें ट्यूब नज़र आ रही है ना, इसको अपन बोलते हैं ग्लास ट्यूब, जो एकदम ट्रांसपेरेंट होती है, ठीक है, जिसके थ्रू अपने को मरकरी का लेवल दिख जाता है। मरकरी भी पढ़ेंगे, ओके। फिर उसके बाद ये जो बेटा अंदर वाली ट्यूब होती है ना, उसको अपन बोलते हैं कैपिलरी ट्यूब। क्या बोलते हैं, कैपिलरी ट्यूब। फिर यहाँ होता है बल्ब, जिसके अंदर मरकरी फिल्ड होती है, मरकरी, ओके। फिर यहाँ होती है किंक, जो कि मरकरी के बैक फ्लो को रोकती है। जैसे बच्चा तुम लोग टेम्परेचर मेज़र कर रहे हो, ठीक है, और मरकरी का मैं फंक्शन बताती हूँ। जो मरकरी होती है ना, वो एक्चुअली बहुत टेम्परेचर सेंसिटिव होती है। मरकरी कैसी होती है, टेम्परेचर सेंसिटिव होती है। अगर बेटा टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो मरकरी एक्सपैंड करेगी, राइज करेगी। वहीं बेटा अगर टेम्परेचर कम होगा तो जो मरकरी है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी, ठीक है, और नीचे आते जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हमें अपनी बॉडी का टेम्परेचर पता चलता है। तो मरकरी जो होती है ना, जैसे बेटा मैंने ये थर्मामीटर लिया, क्लिनिकल थर्मामीटर, और मुझे अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेज़र करना है, तो मैं क्या करूँगी कि 1 मिनट के लिए वो जो थर्मामीटर है उसको अपने माउथ में या फिर आर्म पिट में रखूँगी। वैसे बच्चों को जनरली आर्म पिट में रखने को बोला जाता है, ठीक है, या माउथ में भी। तो मान लेते हैं मैंने 1 मिनट के लिए थर्मामीटर को माउथ में रखा। फिर माउथ में रखने के बाद मैंने उसको निकाला। जो बेटा मरकरी होती है ना, वो इनिशियली किस में फिल्ड होती है, पूरे बल्ब में फिल्ड होती है, यहाँ, ठीक है। अब क्या होता है, अगर अब तुमको बुखार है तो मरकरी जो होगी ना वो राइस करेगी, और राइस करके वो जिस लेवल पर रुकेगी और जो टेम्परेचर वो शो करेगी वो होगा तुम्हारी बॉडी का उस टाइम पर टेम्परेचर। आया समझ में। इस तरीके से अपने को टेम्परेचर पता चलता है, ठीक है। चलो, तो किंक क्यों ज़रूरी होता है। जैसे बेटा मैंने माउथ में से अगर थर्मामीटर निकाला तो हो सकता है कि भाई मरकरी पूरी की तो पूरी नीचे ही चले जाए और फिर मुझे तो भैया टेम्परेचर ही नहीं दिख पाएगा कि मेरी बॉडी का टेम्परेचर कितना है। इसलिए बेटा किंक होती है, किंक क्या करती है ना, मरकरी के बैक फ्लो को रोकती है,
ठीक है। फिर हम जैसे ही माउथ से वो निकालेंगे थर्मामीटर, हम हॉरिजॉन्टल करके देखेंगे या फिर ऐसे भी थोड़ा सा रखेंगे ना, तो भी मरकरी जो होगी वो नीचे नहीं जाएगी। जब तक हम उसको झटकाएंगे नहीं तब तक मरकरी वापस से बल्ब में नहीं जाएगी। आया समझ में? चलो, सो मर्करी इज यूज टू मेजर टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी। मर्करी का यूज़ क्या होता है? ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करना। मरकरी का नहीं, सॉरी, क्लिनिकल थर्मामीटर का। ओके, टेम्परेचर रेंज क्या होती है भाई क्लिनिकल थर्मामीटर की? 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस। और मतलब जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है ना बेटा, वो सिर्फ 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक का ही टेम्परेचर नोट कर सकता है। अब मैम इसी के बीच का क्यों? क्योंकि ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर की रेंज इसके बीच में ही लाया करती है, इससे कम या ज़्यादा नहीं होती है, इसलिए। कंटेन्स मर्करी इनसाइड अ नैरो ग्लास ट्यूब, मतलब जो कैपिलरी ट्यूब होती है उसमें क्या प्रेजेंट होता है क्लिनिकल थर्मामीटर में? मर्करी। सिर्फ क्लिनिकल में ही नहीं, लेबोरेटरी में भी होता है। नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इज 37 डिग्री सेल्सियस। बेटा जो नॉर्मल मतलब कोई हेल्दी पर्सन का जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। फिर अपन बात करते हैं लेबोरेटरी थर्मामीटर की। तो बेटा लेबोरेटरी से तुम्हें समझ में आ रहा होगा, क्लिनिकल से क्या समझ में आया कि जो क्लिनिक्स में थर्मामीटर यूज़ होगा, ठीक है। और लेबोरेटरी थर्मामीटर से क्या समझ में आया? ऐसे थर्मामीटर जो भैया लैब्स में यूज़ होगे, है ना। लैब्स में जो केमिकल रिएक्शंस आप लोग करते हो उसमें आप लेबोरेटरी थर्मामीटर का यूज़ करते हो। सो यूज टू मेजर टेम्परेचर ऑफ अदर ऑब्जेक्ट्स। तो लेबोरेटरी थर्मामीटर कहाँ यूज़ होता है? लैब्स में यूज़ होता है। क्यों यूज़ होता है? अदर ऑब्जेक्ट जैसे लिक्विड्स हो गया, लैब में आप कोई केमिकल रिएक्शंस वगैरह परफॉर्म कर रहे हो तो आपको किसी लिक्विड का टेम्परेचर मेज़र करना है, ठीक है। जैसे हमारे कॉलेज में जो एक्सपेरिमेंट्स होते थे, कैलोरीमीटर वाला एक्सपेरिमेंट्स, तो उसमें हम वाटर का टेम्परेचर मेज़र करते थे। ठंडा और गर्म पानी मिक्स करते थे। पहले ठंडे पानी का टेम्परेचर लेंगे, फिर उसके बाद गर्म पानी का लेंगे, फिर मिक्स करेंगे, उनका टेम्परेचर लेंगे, इस तरीके से। टेम्परेचर रेंज बेटा कितनी होती है लेबोरेटरी थर्मामीटर की? -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर रेंज याद रखना है। और बेटा इन पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, और डिफरेंस बिटवीन क्लिनिकल एंड लेबोरेटरी थर्मामीटर, तो ये अच्छे से करके जाना, ठीक है। इसके चांसेस होते हैं आने के ज़्यादा। थर्मामीटर को बेटा रीड कैसे किया जाता है? सबसे पहले चेक टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन टू बिगर मार्क्स। जो दो बड़े बड़े मार्क्स होते हैं उसके बीच में टेम्परेचर डिफरेंस मेजर करो। जैसे बेटा क्लिनिकल थर्मामीटर है, ठीक है, एक है 37 डिग्री सेल्सियस, ये एक मार्क है। जैसे आपकी स्केल नहीं होती है उस पर 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर ऐसे बड़े बड़े मार्क्स होते हैं। फिर इन बड़े बड़े मार्क्स के बीच में छोटे छोटे 5 डिवीजन्स होते हैं ना, 10 डिवीजन्स होते हैं, सॉरी 10 डिवीजन्स होते हैं। उसी तरीके से आप थर्मामीटर के केस में भी टेम्परेचर मेजर करते हो। ये 37 डिग्री सेल्सियस का मार्क है और 38 डिग्री सेल्सियस का मार्क है। इसके बीच में बेटा 10 डिवीजन्स हैं। ओके, अब बेटा एक मार्क में कितने डिवीजन से? 10 डिवीजन। एक मार्क 1 डिग्री सेल्सियस के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पर जो बेटा हर एक डिवीज़न होगा, एक डिवीज़न कितने के बराबर होगा? तो एक डिवीज़न बेटा बराबर होगा 1/10 के, मतलब 0.1 डिग्री सेल्सियस के। तो हर एक डिवीज़न जो है इनके बीच में वो 0.1 डिग्री सेल्सियस का होगा, ठीक है। तो ये 37.1 डिग्री सेल्सियस, 37.2 डिग्री सेल्सियस, 37.3 डिग्री सेल्सियस ऐसे से जाएगा। तो तुम्हें इतना मैथ्स में जाने की ज़रूरत नहीं है, वो तो क्योंकि तुम्हारी बुक में ये चीज़ें हैं तो इसलिए मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया, क्योंकि ये पॉइंट में लिखा होता है। बाकी बहुत मैथ्स में जाने की ज़रूरत नहीं है, इस पर वैसे तो सवाल नहीं आता है। चलो नेक्स्ट, मार्कर। शेक द थर्मामीटर जेंटली टू ब्रिंग मर्करी बिलो 35 डिग्री सेल्सियस। और बेटा जैसे ही हम थर्मामीटर यूज़ कर लेते हैं ना, तो हमेशा उसको फ्लिक करो ताकि मर्करी पूरी वापस से बल्ब में चले जाए। मैम ऐसा क्यों ज़रूरी है? ताकि तुम्हारे बाद अगर कोई और उसको यूज़ करे तो बेटा तुम्हारे बॉडी का टेम्परेचर मान लो थोड़ा बढ़ा हुआ दिखाया था, ठीक है, और सामने वाले ने, तुमने उसको फ्लिक नहीं किया तो बल्ब में पूरी मर्करी नहीं गई, है ना। अब अगर कोई और उसको यूज़ करेगा तो उसका टेम्परेचर तो बॉडी का कितना ज़्यादा दिखाया जाएगा। क्यों? क्योंकि मर्करी तुम्हारे बॉडी के टेम्परेचर तक स्टक हो गई थी, ठीक है। अब वो जब बॉडी टेम्परेचर अपना मेज़र करेगा तो मर्करी का लेवल और राइज दिखाएगा। आया समझ में? इसलिए हमेशा मर्करी को ऐसे फ्लिक करो। देन प्लेस इट अंडर द टंग फॉर 1 मिनट। जब भी तुम्हें अपना बॉडी टेम्परेचर मेजर करना होता है तो टंग के नीचे फिर आर्म पिट में 1 मिनट के लिए रखो क्लिनिकल थर्मामीटर को। रीड द टेम्परेचर केयरफुली एंड मेंशन द यूनिट, ठीक है। अब टेम्परेचर को केयरफुली रीड करो, और रीड पता कैसे करते बेटा? हॉरिजॉन्टली। जैसे ही मैंने अपने टंग के नीचे थर्मामीटर निकाला, फिर मैं उसको ऐसे परपेंडिकुलर आइस के ऐसे हॉरिजॉन्टल रखूँगी, हॉरिजॉन्टल है ना, हॉरिजॉन्टल रखूँगी, और फिर मैं टेम्परेचर नोट करूँगी, ठीक है।
चलो, प्रिकॉशंस वाइल यूजिंग थर्मामीटर्स। जब भी बेटा थर्मामीटर्स को यूज़ करते हैं तो अपने को कुछ सावधानियां बरतनी पड़ती हैं। वो क्या क्या सावधानियां हैं उसको हम अच्छे से पढ़ते हैं। सो क्लिनिकल थर्मामीटर के लिए हमें क्या प्रिकॉशंस रखने होते हैं, लेट्स स्टडी। डू नॉट यूज़ इट फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ हॉट ऑब्जेक्ट्स। जो हॉट ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना, उसका टेम्परेचर अगर तुमको मेजर करना है तो उसके लिए क्लिनिकल यूज़ नहीं करोगे, उसके लिए लेबोरेटरी यूज़ करोगे। क्यों? क्योंकि बेटा क्लिनिकल थर्मामीटर फिर वो उतनी रेंज दिखाई नहीं पाएगा, ठीक है, क्योंकि उसकी रेंज 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस के बीच की ही होती है, तो वो इतनी वाइड रेंज नहीं दिखा पाएगा। फिर उसके बाद अवॉइड प्लेसिंग इट इन सनलाइट और नियर फायर। फिर उसको सनलाइट या फायर के पास मत रखना, क्योंकि वो मतलब टूट भी सकता है, क्योंकि बहुत डेलिकेट होता है एक्चुअली। ऑलवेज वॉश विथ एंटीसेप्टिक बिफोर एंड आफ्टर यूज़। जब भी तुम उसको यूज़ करोगे तो एंटीसेप्टिक से धो उसको, ठीक है, और मतलब यूज़ करने के बाद भी एंटीसेप्टिक से उसको वॉश करो और यूज़ करने से पहले भी। क्यों? क्योंकि हो सकता है तुम्हारे पहले किसी और ने यूज़ किया हो, और हो सकता है तुम्हारे बाद कोई और यूज़ करेगा ही ना। चलो, लेबोरेटरी थर्मामीटर के केस में अपने को क्या प्रिकॉशंस रखने होते हैं बेटा? यहाँ पर एनसीईआरटी की बहुत सारी इमेजेस हैं, तो तुम लोग बहुत रिलेट कर पाओगे, ठीक है। कीप द थर्मामीटर अपराइट। जब भी तुम्हें किसी हॉट ऑब्जेक्ट का, हॉट लिक्विड किसी का भी, तुम्हें जब टेम्परेचर मेज़र करना होता है लेबोरेटरी थर्मामीटर का यूज़ करके, तो तुम क्या करोगे, पहले तो उसको वर्टिकल रखोगे। जैसे ये एक लिक्विड है, मेजरिंग टेम्परेचर ऑफ वाटर है ना, ये वाटर का टेम्परेचर मेज़र कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ लेबोरेटरी थर्मामीटर। तो ये वाटर है, ये लेबोरेटरी थर्मामीटर है, तो इसको कैसे रखते हैं, एकदम स्ट्रेट रखते हैं, है ना, स्ट्रेट रखते हैं। और फिर इसके बाद ये जो बल्ब होता है इसका, वो हमेशा पानी से सराउंड होना चाहिए, ठीक है। इसका ये जो बल्ब होता है ना, वो हमेशा पानी से सराउंड होना चाहिए, क्योंकि बल्ब में ही तो मरकरी होती है, फिर वो राइस करेगी, इसलिए मरकरी जब तक टेम्परेचर सेंस नहीं करेगी तब तक वो राइस कैसे कर पाएगी, इसलिए बल्ब हमेशा कांटेक्ट में होना चाहिए उस ऑब्जेक्ट के। देन इंश्योर द बल्ब इज़ फुली डिप्ड इन द सब्सटेंस, है ना, इंश्योर करो कि जो बल्ब है वो फुली डिप्ड हो सब्सटेंस में, और जो बेटा बल्ब हो वो कंटेनर के सरफेस को टच ना करे, वरना वो कंटेनर का टेम्परेचर लेगा, ठीक है, कंटेनर का टेम्परेचर वो ले लेगा। आया समझ में? अच्छा, मैं एक चीज़ और बता देती हूँ कि बेटा जो लेबोरेटरी थर्मामीटर होता है ना, उसमें किंक नहीं होती। क्यों मैम? इसमें क्या बैकफ्लो नहीं हो सकता मरकरी का? हो सकता है, लेकिन बेटा बात ये होती है ना कि हम लेबोरेटरी थर्मामीटर बहुत इंस्टेंट रिएक्शंस होती है ना, उसमें यूज़ करते हैं, ठीक है, कि फटाफट हमने रीडिंग ली और बस हो गया। जबकि अपन क्या करते हैं क्लिनिकल थर्मामीटर के केस में, अपने को अपन पहले भाई टेम्परेचर मतलब माउथ में वो रखेंगे थर्मामीटर को, फिर उसके बाद उसको बाहर निकालेंगे, फिर अच्छे से मतलब थोड़ा सा टाइम लेंगे, फिर टेम्परेचर देखेंगे, तो बेटा तब तक अगर मरकरी नीचे खिसक गई तो गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन बेटा लेबोरेटरी थर्मामीटर के केस में ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं। अपन बहुत इंस्टेंट अपने को रिजल्ट्स चाहिए होते हैं, तो अपन इसको बहुत जल्दी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब भी अपने को बेटा लेबोरेटरी थर्मामीटर के केस में जब भी टेम्परेचर मेज़र करना होता है ना, जैसे मुझे लिक्विड का टेम्परेचर मेज़र करना है, तो मैं क्या करूँगी, वो जो थर्मामीटर है उसको डालूंगी लिक्विड में, जैसे मैंने पानी में डाल दिया, और फिर उसके बाद मैं देखूँगी कि अच्छा मरकरी राइस कर रही है, मरकरी फटाक से राइस करेगी। मुझे यहाँ पर जब मरकरी स्टेबल हो जाएगी तो फटाफट उसका टेम्परेचर ले लूँगी, तो मुझे वाटर का टेम्परेचर मिल जाएगा, फिर मैं उसको हटा लूँगी, ठीक है, ऐसा होता है। नेक्स्ट, ट्रांसफ़र ऑफ हीट। अब हीट ट्रांसफ़र के बेटा कुछ मोड होते हैं। पहला होता है कंडक्शन। तो कंडक्शन में क्या होता है, हीट ट्रांसफ़र इन सॉलिड्स। कंडक्शन मतलब एक ऐसा मोड है हीट ट्रांसफ़र का जो सिर्फ सॉलिड्स में होता है। तो बेटा हीट ट्रांसफ़र है, फिर कोई भी चीज़ कैसे ट्रांसफ़र होती है, मैं सबसे पहले एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे 2 टैंक है, ठीक है, और ये 2 टैंक है ना बेटा, एक पाइप से कनेक्टेड है। इस टैंक में ज़्यादा पानी है, इस टैंक को नाम दे देते हैं ए, इस टैंक को नाम दे देते हैं बी। इस टैंक में ज़्यादा पानी है, इस टैंक में बहुत थोड़ा सा है ना, थोड़ा सा पानी है। तो बेटा पानी कहाँ से कहाँ जाएगा, ए टू बी की बी टू है, ए टू बी जाएगा। तो बेटा जो भी चीज़ है वो हमेशा ज़्यादा से कम की तरफ जाती है। कहाँ जाती है? ज़्यादा से कम की तरफ। तो कोई भी अगर बेटा हीट ट्रांसफ़र हो रही है, ठीक है, चाहे कंडक्शन में हो रही हो, चाहे कन्वेक्शन में हो रही हो, चाहे रेडिएशन में हो रही हो, तो वो हमेशा ज़्यादा से कम की तरफ ही होगी। अब तुम्हारी एनसीईआरटी में ना एक एक्टिविटी दी हुई है, इसको मैं थोड़ा समझाती हूँ। इसमें है क्या, तुमने क्या किया बेटा, एक कैंडल लिए, कैंडल को तुमने लाइट किया है, जलाया है। फिर उसके बाद ना तुमने एक आयरन की रॉड ली है। ये क्या है बच्चा? आयरन रॉड है, ठीक है। और 2 ईंट के बीच में, अगर तुम्हारे पास स्टैंड नहीं है तो तुम 2 ईंट ले सकते हो। 2 ईंट के बीच में तुमने इसको ऐसे फंसा दिया, इस रॉड को, ठीक है।
फिर उसके बाद ना बेटा तुमने छोटे छोटे वैक्स के टुकड़े लिए और यहाँ चिपका दिए, ऐसे 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 ऐसे। फिर तुमने इसको हीट देना शुरू किया। तो बेटा क्या होगा कि सबसे पहले कौन सा वैक्स का टुकड़ा होगा जो कि पिघल के मतलब वो मेल्ट हो जाएगा और नीचे गिर जाएगा। तो फर्स्ट, फिर सेकेंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, ऐसा होगा। ठीक है, अब ऐसा क्यों हुआ वो मैं तुमको अच्छे समझाती हूँ। देखो, ये जैसे आयरन की रॉड है, ये गर्म कैसे हुई होगी? आयरन की रॉड में बेटा बहुत सारे पार्टिकल्स प्रेजेंट है कि नहीं, और अपन ने इसको हीट प्रोवाइड की। अब बेटा हीट हमेशा ज़्यादा से कम की तरफ जाती है। अब यहाँ पर क्या होगा कि सबसे ज़्यादा हीट ये वाले पार्टिकल रिसीव करेंगे। ठीक है, इस पार्टिकल के पास सबसे ज़्यादा हीट है, बाकी पार्टिकल के पास कम हीट है, तो ये वाला पार्टिकल हीट अपने बगल वाले को देगा। अब इस पार्टिकल के पास ज़्यादा हीट है और इस वाले पार्टिकल के पास इसके मुकाबले कम हीट है, तो ये हीट फिर यहाँ से ट्रांसफ़र हो जाएगी, फिर इसकी हीट यहाँ ट्रांसफ़र होगी, फिर इसकी हीट यहाँ ट्रांसफ़र होगी। इस तरीके से बेटा पूरे आयरन की जो रॉड है वो गर्म हो जाएगी। ठीक है, इस प्रोसेस को बोलते हैं कंडक्शन। अब एक बात बताओ बेटा, यहाँ पर क्या पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं? नहीं, सिर्फ वाइब्रेट करेंगे। सॉलिड के पार्टिकल्स बेटा सिर्फ वो मूव कर ही नहीं सकते ना, वो सिर्फ वाइब्रेट ही कर सकते हैं। ठीक है, अपनी जगह पर सिर्फ वाइब्रेट करेंगे, तो इसी को बोलते हैं अपन कंडक्शन। इसलिए बेटा यहाँ पर जो वैक्स था वो मेल्ट हो गया। क्यों? क्योंकि उसको हीट मिली और वो पिघल गया। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या होती है? द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर फ्रॉम वन पार्टिकल टू अनादर। एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल को हीट मिली इन अ सॉलिड विदाउट द मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स। ये पॉइंट मेंशन करना ज़रूरी है कंडक्शन की डेफिनेशन में, कि कंडक्शन में बेटा पार्टिकल्स कभी भी मूव नहीं करते। एग्जाम्पल्स, हीटिंग वन एंड ऑफ अ मेटल रॉड, जैसे मैंने अभी बता दिया कि मेटल रॉड के वन एंड पर मैंने मतलब कैंडल जला दी या फिर बर्नर जला दिया और पूरी रॉड गर्म हो गई। कुकिंग चपाती ऑन अ हॉट तवा। ठीक है, एक हॉट तवा पर चपाती कुक कर रहे हो, तो हीट इसी तरीके से ट्रांसफ़र हुई कि तुमने गैस स्टोव जलाया, फिर उसकी जो हीट थी वो पैन के एक पार्ट पर पड़ी और फिर उसके बाद पूरे पैन में वो हीट ट्रांसफ़र हो गई। उस वजह से फिर वो हीट तुम्हारी रोटी में ट्रांसफ़र हो गई, तुम्हारी रोटी गर्म हो गई। ठीक है, कंडक्शन के एप्लीकेशंस पढ़ लेते हैं अपन एक और बार। कुकिंग ऑन मेटेलिक पेन्स, जैसे हम मेटेलिक पेन्स में कुकिंग क्यों करते हैं? ठीक है, क्योंकि जो बेटा मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, वो हीट को अच्छे से ट्रांसफ़र कर पाते हैं। फिर इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक आयरन भी बेटा इसी एप्लीकेशन पर बेस्ड है, कंडक्शन की एप्लीकेशन पर, कि जो बेटा उसमें मेटल प्लेट होती है, जो अपनी प्रेस होती है ना इलेक्ट्रिक आयरन, उसमें जो प्लेट होती है वो क्या करती है? हीट किसको ट्रांसफ़र कर देती है? क्लॉथ को। तो वहाँ पर भी बेटा कंडक्शन वाली एप्लीकेशन यूज़ हो रही है। स्पून्स गेट हॉट इफ़ लेफ्ट इन हॉट लिक्विड्स, अगर तुम गर्म पानी में स्पून को छोड़ दोगे तो वो स्पून गर्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि गर्म पानी से हीट कहाँ ट्रांसफ़र हो गई? स्पून तक। ठीक है, जैसे गर्म पानी था, यहाँ पे मैंने रख दी स्पून, तो स्पून के पहले इस पार्ट को हीट रिसीव हुई, फिर इसने बाकी सारे पार्ट को हीट रिसीव कर दिया, मतलब हीट ट्रांसफ़र कर दिया। ठीक है, बाकी सारे पार्टिकल्स को भी हीट ट्रांसफ़र हो गई और पूरी स्पून जो थी बेटा वो गर्म हो गई। तो समझ गए तुम। फिर उसके बाद आता है कंडक्टर्स। कंडक्टर्स क्या होते हैं? ऐसे मटेरियल्स जो हीट को पास होने देते हैं खुद से, उसको बोलते हैं कंडक्टर्स। तो मटेरियल्स दैट अलाउ हीट टू पास थ्रू। ठीक है, जैसे आयरन, आयरन इज़ अ गुड कंडक्टर। कॉपर, एल्यूमिनियम। इंसुलेटर्स क्या होते हैं बेटा? ऐसे मटेरियल्स जो हीट को खुद से पास होने नहीं देते। जैसे प्लास्टिक हो गया, है ना, प्लास्टिक के बर्तन में हम खाना बना सकते हैं क्या? नहीं बेटा। तो प्लास्टिक हो गया, वुड हो गया, वूल हो गया, एयर, एयर भी पुअर कंडक्टर है। ठीक है, इंसुलेटर्स को हम पुअर कंडक्टर भी बोल सकते हैं। फिर आता है कन्वेक्शन। तो कन्वेक्शन बेटा किस में होता है? हीट ट्रांसफर इन लिक्विड्स। कन्वेक्शन एक ऐसा मोड ऑफ हीट ट्रांसफर है जो लिक्विड्स में होता है और गैसेस में होता है। अभी कैसे वर्क करता है उसको अच्छे से पढ़ते हैं हम। तो जैसे यहाँ पर अच्छे से देखना, ठीक है, अच्छे से समझना एकदम। यहाँ मैंने हीट दी, ये बीकर है या कंटेनर, कंटेनर है, कंटेनर बोल देते हैं, इसमें है पानी। तुमने कभी सोचा बेटा कि पूरा पानी गर्म कैसे हो गया? अभी ठंडा था, वो पूरा पानी गर्म कैसे हो गया? अब देखो बेटा, यहाँ जो ये पूरा पानी है, पानी में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। पानी के मॉलिक्यूल्स, वाटर मॉलिक्यूल्स बोल दूँ मैं उनको। ठीक है, अब बेटा जो पानी के मॉलिक्यूल्स सबसे पास होंगे, जो पानी के पार्टिकल्स सबसे पास होंगे इस हीट के, तो वो हीट रिसीव कर लेंगे। जैसे वो हीट रिसीव करेंगे तो वो गर्म हो जाएंगे। जो भी गर्म पार्टिकल्स होते हैं वो हल्के हो जाते हैं। अगर वो हल्के हो जाएंगे तो वो ऊपर की ओर जाएंगे, क्योंकि जो भी चीज़ हल्की होगी वो ऊपर की ओर जाती है। ठीक है, फिर जो ऊपर वाले पार्टिकल्स है बेटा वो ठंडे हैं। जो ठंडा होता है वो डेंस होता है ना, मतलब भारी होगा, हैवी होगा, तो वो नीचे की तरफ आएगा। फिर ये गर्म होगा,
फिर ये गर्म होगा, फिर ये पार्टिकल हल्का हो जाएगा, फिर ये हल्का हो जाएगा तो ये ऊपर की ओर जाएगा, फिर जो ऊपर वाले ठंडे पार्टिकल्स हैं वो भारी हैं तो वो नीचे की ओर आएंगे, फिर ये गर्म होंगे, फिर ये ऊपर जाएंगे। तो इस तरीके से बेटा जो पूरा पानी होता है वो गर्म हो जाता है। आया समझ में कन्वेक्शन? कोई दिक्कत? सो आई होप कन्वेक्शन में तो कोई डाउट नहीं आएगा। ऐसे ही अपन गैसेस के केस में ही पढ़ेंगे कि कन्वेक्शन कैसे काम करता है। चलो, ट्रांसफ़र ऑफ हीट थ्रू मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड लिक्विड्स एंड गैसेस, मतलब यहाँ पर मूवमेंट हो रहा है मॉलिक्यूल्स का, पार्टिकल्स का मूवमेंट होता है कन्वेक्शन में। अब डेली लाइफ में इसके क्या क्या एग्जांपल्स हैं, क्या क्या यूटिलिटी है, वो भी अपन अच्छे से पढ़ लेते हैं। जैसे बॉइलिंग वाटर, हॉट वाटर राइजेस, हॉट वाटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो ऊपर की ओर जाते हैं, कूल वाटर के जो पार्टिकल होते हैं क्योंकि वो ठंडे होते हैं तो वो सिंक होते हैं, मतलब नीचे की ओर आते हैं। हॉट एयर बलून बेटा ऐसे ही काम करता है कि उसमें आग जलाते हैं तो वो जो आसपास की एयर होती है वो गर्म हो जाती है। ठीक है, अब गर्म एयर क्या होगी, हल्की होगी तो हॉट एयर बलून ऊपर की ओर जाएगा। ठीक है, सो हॉट एयर बलून राइज ड्यू टू कन्वेक्शन। देन सी ब्रीज और लैंड ब्रीज, वो तो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। चलो, कन्वेक्शन की एप्लीकेशंस और अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। वेंटिलेशन इन होम्स एंड बिल्डिंग्स, हमारे घर में जो वेंटिलेशन होता है बेटा इसी तरीके से तो होता है कि जो गर्म हवा होती है ना, जैसे जो भी खिड़की वगैरह होती है जनरली अपने तुमने क्लासरूम्स में भी देखे होंगे, तो वो ऊपर की ओर क्यों होती है मैडम? ठीक है, वेंटिलेटर्स ऊपर की ओर क्यों होते हैं? क्योंकि बेटा जो हवा गर्म होती है, हमारे रूम की जो गर्म हवा होती है, गर्म चीज़ जो होती है वो हल्की होती है ना। गर्म एयर जो हॉट एयर होती है वो हल्की होती है, हल्की एयर ऊपर की ओर जाती है, ऊपर की ओर जाएगी, फिर वो विंडो के थ्रू बाहर निकल जाएगी। ठीक है, और जो ठंडी ठंडी एयर होगी, अब बेटा जैसी एयर चले गई तो यहाँ पर एक वॉइड खाली हो गया, एक वॉइड बन गया, एक स्पेस बन गई, तो क्या होगा, जो ठंडी हवा होगी वो अंदर की तरफ रश करेगी। तो वेंटिलेटर्स इस तरीके से काम करते हैं कि गर्म हवा को इस तरीके से बाहर भेजते हैं। ठीक है, फिर रूम हीटर्स बेटा इसी तरीके से काम करते हैं। हीटर हम हमेशा नीचे की तरफ क्यों लगाते हैं, नीचे हीटर क्यों रखते हैं ठंडी के टाइम पर? जैसे बेटा मैंने रूम में नीचे हीटर रखा, अब होगा क्या बेटा कि इसके आसपास जो भी एयर होगी वो हो जाएगी गर्म। ठीक है, अब जो गर्म हवा होगी वो हल्की होगी और हल्की एयर ऊपर की तरफ राइज करेगी। ऊपर की हवा बेटा ठंडी होगी, ठंड का मौसम है ना, ठंडा ठंडा मौसम, तो ऊपर की हवा होगी ठंडी, ठंडी हवा नीचे की ओर आएगी क्योंकि ठंडी हवा भारी होती है, फिर वो नीचे आएगी, फिर वो गर्म होगी, फिर वो ऊपर जाएगी, फिर ऊपर की ठंडी हवा वापस नीचे आएगी, फिर वो गर्म होगी, फिर वो ऊपर जाएगी, और बेटा पूरे रूम की जो एयर होती है वो गर्म हो जाती है। तो रूम हीटर भी इस तरीके से काम करता है। देन वाटर हीटिंग इन गीज़र, फिर गीज़र में जो पानी गर्म होता है वो भी इसी तरीके से कुछ काम करता है। अब इसका तो मुझे कमेंट सेक्शन में आसानी से बता सकते हो, ठीक है, कि उसमें कन्वेक्शन किस तरीके से होता है। जैसे वाटर बॉईल होता है वैसे गीज़र में भी तो वही चीज़ होती है कि तुम उसको टेम्परेचर प्रोवाइड कर देते हो, है ना। गीज़र इलेक्ट्रिक होते हैं, तुमने स्विच ऑन किया, उसको फिर मतलब तुमने उसको टेम्परेचर पर सेट कर दिया, पानी अंदर इसी तरीके से तो गर्म हो रहा है, पानी को हीट मिल रही है। चलो, सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज। अब सी ब्रीज और लैंड ब्रीज अच्छे से पढ़ते हैं। पहले बता देती हूँ मैं ब्रीज का मतलब क्या होता है। तो बेटा ब्रीज का मतलब होता है ठंडी हवा। ब्रीज मीन्स ठंडी हवा, ठीक है, ठंडी हवा। चलो कैसे होता है इसको मैं एकदम अच्छे तरीके से तुमको एक्सप्लेन करती हूँ कि तुम लोग एकदम मज़ा आ जाएगा तुम लोगों को। देखो सी ब्रीज में क्या होता है, यहाँ एकदम अच्छे समझना बेटा। क्या होता है ना, जब डे टाइम होता है, दिन के टाइम पर ये लैंड है, ये सी है, ध्यान से समझना बेटा। दिन के टाइम पर क्या होता है ना, जो लैंड होता है वो सी के मुकाबले जल्दी गर्म हो जाता है, सी के मुकाबले जल्दी गर्म हो जाता है। अब बेटा जो लैंड को हवा छूकर जाती है वो भी कैसी हो जाती है, गर्म, और गर्म हवा हल्की होती है और हल्की हवा ऊपर को राइज करती है। अब जब बेटा हल्की हवा ऊपर को राइज करने लग गई तो इधर एक वॉइड क्रिएट हो गया, एक स्पेस क्रिएट हो गई, ठीक है, वैक्यूम क्रिएट हो गया। वहीं बेटा ये जो हवा है जो ऊपर उड़ उड़ के गई, जब हवा सी को टकराएगी तो वो कैसी होगी, ठंडी। क्यों? क्योंकि सी ठंडा है, तो वो हवा कैसी होगी, ठंडी, कोल्ड। अब बेटा कोई भी चीज़ ज़्यादा से कम की तरफ जाती है, चाहे हीट हो चाहे एयर हो, है ना। अब यहाँ पर हो गया था वैक्यूम क्रिएट। बेटा ये जो यहाँ से ठंडी हवा है वो रश करके जाएगी लैंड की तरफ और एक साइकिल कंप्लीट होती हुई दिखाई दे रही है। इसको बोलते हैं सी ब्रीज। सी से आती हुई ठंडी ठंडी हवा
इसलिए बेटा जो गोवा वाले बीच पे है ना, मतलब बीच पर तुम लोगों को कैसा फील होता है, ठंडा ठंडा, ठंडी हवा चलती है दिन के टाइम पर वहाँ पर। इसको मैं फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। अब मैं इसको डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करती हूँ जो मैंने यहाँ पर पेस्ट किया हुआ है। सी ब्रीज का डायग्राम देखना। तो बेटा दिन के टाइम पर क्या होता है ना कि जो लैंड होता है वो सी के मुकाबले जल्दी गर्म हो जाता है। तो बेटा लैंड को जो हवा छू कर जाती है वो भी कैसी होती है, गर्म होती है। गर्म हवा हल्की होती है, हल्की होती है तो वो ऊपर की तरफ राइज करती है। अब यहाँ पर क्रिएट हो गई खाली जगह, एक वैक्यूम, ठीक है। अब इधर से हवा जाएगी जाएगी और जो हवा फिर बेटा सी को टकराएगी वो कैसी होगी, ठंडी। क्यों? क्योंकि सी ठंडा है। अब ठंडी हवा है, अब यहाँ पर हवा का प्रेशर ज़्यादा है, यहाँ पर एयर प्रेशर ज़्यादा है और यहाँ पर एयर प्रेशर कम है, ठीक है। तो कोई भी चीज़ ज़्यादा से कम की तरफ जाती है तो यहाँ से सी से जो बेटा हवा है वो रश करके लैंड की तरफ जाएगी और एक साइकिल कंप्लीट होती हुई दिखाई देगी। इसको अपन बोलते हैं सी ब्रीज, सी से आती हुई ठंडी हवा, ठीक है। चलो लैंड ब्रीज भी यहीं समझा देती हूँ। लैंड ब्रीज इसका जस्ट उल्टा होता है, एक साथ ही समझ लो। ये सी है, जस्ट उल्टा होता है और ये लैंड है। अब बेटा रात के टाइम ना उल्टा होता है, जब चंदा मामा आ जाते हैं ना, अब थोड़ा कुछ उल्टा हो जाता है। क्या होता है? उल्टा बना दिया क्या मैंने? मैंने ही उल्टा बना दिया, एक मिनट। यहाँ लैंड बना देते हैं, वैसे कोई इशू था नहीं लेकिन तुम लोग कंफ्यूज हो जाते। चलो अब यहाँ पर चंदा मामा है, अरे बन जा, ठीक है। अब बेटा रात के टाइम क्या होता है कि जो सी होता है ना वो जल्दी गर्म हो जाता है एज़ कम्पेयर टू लैंड। रात के टाइम पे सी हॉट होता है और लैंड जो होता है ना वो थोड़ा सा कोल्ड रहता है। तो बेटा सी से जो हवा टकराएगी वो कैसी होगी, गरम गरम। और गरम हवा हल्की होती है, हल्की होती तो ये जाएगी ऊपर की तरफ। कहाँ जाएगी? ऊपर की तरफ। यहाँ पर एक वैक्यूम क्रिएट हो गया। अब बेटा जो हवा लैंड को टकराएगी वो कैसी होगी, ठंडी ठंडी, ठीक है, ठंडी ठंडी होगी। अब यहाँ पर एयर प्रेशर ज़्यादा है, यहाँ था वैक्यूम, कोई भी चीज़ ज़्यादा से कम की तरफ जाती है, ठीक है। तो लैंड पर हवा ज़्यादा है तो लैंड की हवा जो है ठंडी ठंडी हवा और वो रश करके जाएगी सी की तरफ, ठीक है। इसको अपन बोलते हैं लैंड ब्रीज, मतलब लैंड से जो ठंडी हवा सी की तरफ जा रही है उसको बोलेंगे लैंड ब्रीज। अब इसलिए बेटा रात के टाइम पर जो कोस्टल एरियाज़ होते हैं, जो बीच वाले एरियाज़ होते हैं, वहाँ पर थोड़ी गर्म हवा चलती है। उसका रीज़न लैंड ब्रीज होता है क्योंकि सी से कैसी हवा जा रही थी, गरम गरम लैंड की तरफ। अब तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। अब इसको रीड कर लेते हैं तो एकदम एकदम फर्स्ट क्लास हो जाएगा कि लैंड हीट्स अप फास्टर देन सी, हॉट एयर ओवर सी ओवर लैंड राइजेस। लैंड से जो हवा टकराती है वो हॉट होती है तो वो ऊपर की तरफ जाती है और जो कूल एयर फ्रॉम सी सी से जो हवा टकराती है वो ठंडी होती है और वो कहाँ जाती है, लैंड की तरफ जाती है। इसको अपन क्या बोलते हैं, सी ब्रीज। एयर फ्रॉम द सी, ठीक है, सी से जो एयर आ रही है वो कहाँ जा रही है, लैंड की तरफ, सी ब्रीज। लैंड ब्रीज क्या होता है, रात के टाइम होता है। सो लैंड कूल्स फास्टर देन सी, तो लैंड जो होता है वो सी के मुकाबले जल्दी कूल हो जाता है। एयर ओवर सी इज़ वार्मर, तो सी से जो हवा टकराएगी वो कैसी होगी, गरम गरम होगी। गरम हवा ऊपर की ओर जाएगी। कूल एयर फ्रॉम लैंड रशेस टू सी, और लैंड से बेटा जो हवा टकराएगी वो कैसी होगी, कूल होगी। तो कूल हवा कहाँ जाएगी, सी की तरफ जाएगी, ठीक है। इसको बोलते हैं लैंड ब्रीज। तो यहाँ क्या हुआ कि लैंड से एयर जा रही है, किसकी तरफ जा रही है, सी की तरफ। तो लैंड से जो ठंडी हवा सी की तरफ जा रही है उसको बोलते हैं लैंड ब्रीज। बेटा इसमें एरोस का खास ध्यान रखना, और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इसको तो बिल्कुल भी मिस मत करना। रेडिएशन। अब रेडिएशन क्या होता है, ऐसा बेटा मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र जिसमें कोई मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता। जैसे मतलब मीडियम हो भी सकता है, रिक्वायर्ड नहीं भी हो सकता है, मतलब कोई ज़रूरी नहीं है कि मीडियम होना ज़रूरी रेडिएशन होने के लिए। आई बात समझ में। फॉर एग्जाम्पल सन है, और सन बेटा हीट डायरेक्टली किसको दे रहा है, रेडिएशन में हीट डायरेक्टली ट्रांसफ़र हो जाती है ना। तो बेटा जैसे जो सन है, सन किसको हीट दे रहा है, अर्थ को हीट दे रहा है। अब सन और अर्थ के बीच में बेटा क्या है, वैक्यूम, एकदम स्पेस है, कुछ भी नहीं है, ना एयर है, ना वाटर है, ना कुछ सॉलिड है, ठीक है। तो मतलब कोई मीडियम नहीं है दोनों के बीच में, है ना। तो रेडिएशन के लिए बेटा ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई मीडियम की ज़रूरत हो। सो हीट ट्रांसफ़र विदाउट मीडियम। जैसे हम अपने हाथ तापते हैं सर्दियों में, तो हमारे हाथों के बीच में और जो बॉन फायर होती है उसके बीच में तो एक मीडियम होता है, एयर। तो रेडिएशन बेटा मीडियम के थ्रू हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। डेफिनेशन, हाथ तापने में कन्वेक्शन भी रोल प्ले करता है, कन्वेक्शन,
क्योंकि उसके अराउंड जो बॉनफायर है उसके अराउंड जो हवा है वो कैसी है, गरम गरम है, फिर वो गरम हवा हमारे हाथ तक पहुंच रही है। चलो, डेफिनेशन, हीट ट्रांसफर दैट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम। ओके, हीट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ इनविजिबल वेव्स। जो बेटा हीट होती है वो इंफ्रारेड रेडिएशंस के फॉर्म में ट्रेवल करती हैं। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। सनलाइट वार्मिंग अर्थ, है ना, सनलाइट अर्थ को बेटा गर्म कर रही है, गर्माहट दे रही है। फीलिंग हीट विदाउट टचिंग अ हॉट ऑब्जेक्ट, मतलब किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच किए बिना ही हमें हीट फील हो रही है। वो किस वजह से हो रही है, रेडिएशन की वजह से हो रही है। हाथ तापने में बेटा तुम रेडिएशन का एग्जाम्पल लिखोगे तो वो एप्रोप्रिएट होगा। रूम गेटिंग हॉट विदाउट डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, हमारा जो रूम है वो हॉट हो रहा है सन की रेस की वजह से, ठीक है, जबकि क्या सन हमारे रूम के ऊपर बैठा है क्या, बेटा नहीं बैठा है, लेकिन तब भी वो गर्म हो रहा है, क्यों, रेडिएशन। एप्लीकेशंस ऑफ रेडिएशन, रेडिएशन के क्या एप्लीकेशंस हैं, ओए होए, रेडिएशन के बेटा क्या एप्लीकेशंस हैं। तो एक तो सोलार कुकर हो गया, ठीक है। सोलार कुकर कैसे काम करता है भाई, जैसे सोलार पैनल काम नहीं करता है उसी तरीके से कुछ सोलार कुकर, लेकिन वो तो खाना गर्म करता है। जैसे सोलार कुकर में क्या होता है बेटा, अपन एक बॉक्स लेते हैं ना, उसको एकदम अपन ने ब्लैक पेंट कर लिया और फिर उसके अंदर अपन ने कुछ जैसे 2 डब्बे रख दिए जिसको अपने को गर्म करना है, ठीक है, चावल पकाने मान लेते, तो वो अपन ने रख दिया। फिर उसके बाद अपन उसको एकदम हीट के कांटेक्ट में रखते हैं। अब जो ब्लैक कलर होता है वो गुड एब्जॉर्बर ऑफ हीट होता है। तो जैसे वो हीट एब्जॉर्ब करेगा सोलर कुकर, तो वो अंदर के जो चावल हैं उसको पका देगा। तो इस तरीके से सोलर कुकर काम करता है। ब्लैक जैकेट्स एब्जॉर्बिंग हीट, तुमने नोटिस किया होगा जब तुम कोई काले कलर का पहनते हो कपड़ा या जो भी, तो वो जल्दी गर्म हो जाता है, ठीक है। कभी धूप में देखना, तुम्हारे जो बाल होंगे वो जल्दी तुम्हें गर्म लगेंगे अगर तुम्हारे बाल बेटा ब्लैक है तो, है ना। थर्मस फ्लास्क भी इसी तरीके से काम करता है। अब ये तुम्हारे सिलेबस में अभी तो नहीं है, तो इसलिए मैं इसमें डिटेल नहीं जा रही हूँ, क्योंकि अपने आप में बहुत डिटेल्ड टॉपिक है ये, ठीक है, एक पूरा टॉपिक है थर्मस फ्लास्क के ऊपर। चलो, एप्लीकेशंस और अपन पढ़ लेते हैं एक बार। जैसे विंटर में, एक बात बताओ बेटा, विंटर में हमें डार्क कलर के क्लोथ्स पहनने चाहिए या लाइट कलर के, डार्क कलर के पहनने चाहिए, क्यों मैम, क्योंकि बेटा जो डार्क कलर होता है ना वो गुड एब्जॉर्बर ऑफ हीट होता है। और समर में हमें लाइट कपड़े पहनने चाहिए, क्योंकि बेटा जो लाइट कपड़े होते हैं वो गुड रिफ्लेक्टर ऑफ हीट होते हैं, ठीक है। तो वो हीट को रिफ्लेक्ट कर देते हैं, जिस वजह से हमें ठंडा ठंडा फील होता है, ठीक है। वहीं डार्क कपड़े अगर अपन बेटा गर्मी में पहनेंगे तो वही तुम तो पसीने से ही तुम्हारी हालत ख़राब हो जाएगी। सो वी वियर डार्क कलर्ड एंड वुलन क्लोथ्स, हम गर्मी में कैसे क्लोथ्स पहनते हैं, वुलन क्लोथ्स पहनते हैं। जो डार्क कलर होता है वो हीट एब्जॉर्ब करता है। और वुलन क्लोथ्स क्यों पहनते हैं, क्योंकि बेटा वुलन क्लोथ्स में होता है वुल, और वुल में क्या होती है, एयर ट्रैप हो जाती है। अभी अपन ने पढ़ा था कि एयर इज़ एन इंसुलेटर, ठीक है। एयर इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, ठीक है। तो हीट ट्रांसफ़र नहीं करने देती है एयर अपने थ्रू। तो जब भी हम वुलन क्लोथ्स पहनते हैं ना, तो बेटा हमारे बॉडी की जो हीट होती है, कोई भी चीज़ ज़्यादा से कम की तरफ जाती है। अब ठंडी के टाइम पे हमारी बॉडी का टेम्परेचर सराउंडिंग टेम्परेचर से ज़्यादा होता है, तो ये चांसेस है कि हमारे बॉडी का टेम्परेचर, मतलब हमारी बॉडी की हीट मतलब अपने सराउंडिंग में रिलीज़ हो जाए, ठीक है। अब अगर अपनी बॉडी की हीट लूज़ हो जाएगी तो अपने को कैसा लगेगा, ठंडा ठंडा लगेगा, इसलिए तो अपने को ठंडी में बहुत ठंडी लगती है। आया समझ में, ये रीज़न होता है। तो क्या होता है कि अगर अपन वुलन क्लोथ्स पहनते हैं ना, तो वुलन क्लोथ्स में क्या है, वुल से बने, वुल क्या करता है, एयर ट्रैप कर लेता है। एयर इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, तो वो अपनी बॉडी की हीट को सराउंडिंग में ट्रांसफ़र नहीं होने देता। फिर समर में हम क्या पहनते हैं, लाइट कलर क्लोथ्स पहनते हैं, कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं, ठीक है। लाइट कलर जो होता है वो हीट को रिफ्लेक्ट करता है, और जो कॉटन होता है वो स्वेट को एब्जॉर्ब करता है, और हमें ठंडा ठंडा कूल फील होता है, क्योंकि स्वेट के थ्रू हमारी बॉडी की एक्स्ट्रा हीट रिलीज होती है, ठीक है। फिर यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, अब तुम लोग इसके आंसर्स बताओगे। व्हाट इज टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या होता है, पॉज करना, वीडियो को खुद आंसर देना, फिर मैं अभी आंसर देते जा रही हूँ, फिर तुम लोग गैस करना कि तुमने आंसर सही दिया कि नहीं, और कमेंट सेक्शन में बताना तुमको कितने नंबर आए, ठीक है। चलो, व्हाट इज टेम्परेचर, तो टेम्परेचर इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, ठीक है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ टेम्परेचर, तो टेम्परेचर की बहुत सारी यूनिट्स होती है। स्टैंडर्ड यूनिट पूछी जाती है तो तुम केल्विन लिखते हैं, यूनिट पूछी तो डिग्री सेल्सियस, केल्विन, फ़ारेनहाइट, ठीक है। नेम द डिवाइस यूज टू मेजर टेम्परेचर, थर्मामीटर, ठीक है। व्हाट इज द नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर, 37 डिग्री सेल्सियस। व्हाट इज द टेम्परेचर रेंज ऑफ क्लिनिकल थर्मामीटर, 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। व्हाट इज द टेम्परेचर रेंज ऑफ अ लेबोरेटरी थर्मामीटर, -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। नेम 2 गुड कंडक्टर्स, 2 गुड कंडक्टर्स बताओ भैया। तो आयरन
और कॉपर भी एक गुड कंडक्टर है, ठीक है। स्टील, एल्यूमिनियम भी गुड कंडक्टर है। नेम टू इंसुलेटर तो प्लास्टिक हो गया, रबड़ हो गया। तो बताना भैया तुम लोगों ने 8 में से कितना स्कोर किया, ठीक है। चलो सो बेटा आई होप तुमको वीडियो पसंद आई होगी, मुझे तो पढ़ा के बहुत ज़्यादा मज़ा आया। सो दिस इज़ इट फॉर नाउ, ठीक है। मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।